अमन और नेहा दोनों अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों काफी डरे हुए होते हैं। वो डर उनके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। डरती और लड़खड़ाती आवाज में नेहा कहती है, अमन अमन, ये सब क्या हो रहा है? तुम जल्दी से बस यहाँ से निकलो। मुझे बस अपने घर जाना है। मुझे भी नहीं पता ये सब क्या था, लेकिन अब हम दोनों सुरक्षित हैं। तुम डरना बंद करो और चिंता ना करो, हम कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। अमन इतना कहकर अचानक तेजी से ब्रेक मारता है, क्योंकि उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया था जो खून से लथपथ था। जैसे ही अमन उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने उसकी ही पत्नी नेहा खून से लथपथ खड़ी थी, जो अमन से मदद मांग रही थी। और वहीं एक साइड में उसके बगल वाली सीट पर भी नेहा ही बैठी थी, जो डरी और सहमी थी। तभी वो अमन से कहती है कि गाड़ी चलाओ, वरना हम मारे जाएंगे। अमन भी डरती हुई आवाज में बोलता है, हाँ हाँ। ये कहकर गाड़ी को 4th गियर में डालते हुए एक्सीलेटर देकर गाड़ी को 60 की स्पीड में भगाता है और सामने खड़ी नेहा को उड़ा देता है और आगे जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाकर अमन एक राहत की सांस लेता है और कहता है, अगर तुम नहीं होती तो मैं फिर से छलावे के जाल में फंस जाता। अच्छा किया तुमने सही टाइम पर मुझे गाड़ी चलाने को कह दिया। लेकिन अब नेहा कुछ नहीं बोल रही थी। वह बिल्कुल शांत थी और सामने की तरफ देखे जा रही थी। इस पर अमन कहता है, क्या हुआ नेहा, कुछ तो बोलो। अब हम लोग छलावे से दूर आ गए हैं, अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। इतना कहकर अपना हाथ नेहा के शोल्डर पर रखता ही है कि तभी नेहा अपनी गर्दन अमन की तरफ घुमाती है और उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वो एक भारी और डरावनी आवाज में कहती है, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें भी मरना होगा। इतना कहते ही अमन जोरों से चीखता है और वो कार देखते देखते गायब हो जाती है। उसी रोड से नितिन और नताशा, जो पति पत्नी होते हैं, अपने दोस्त के फार्म हाउस जा रहे होते हैं। रास्ते में नताशा कहती है, यार तुम्हारे दोस्तों को और कोई जगह नहीं मिली रीयूनियन करने के लिए। इतनी रात का वक्त है और फार्म हाउस भी जंगल के बीचों बीच है, अगर कोई खतरा हुआ तो। अरे तुम चिंता मत करो, अभिषेक का फार्म हाउस काफी सेफ है। अभिषेक अक्सर वहाँ जाया करता है और वैसे भी कॉलेज के सभी दोस्त आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, लोकेशन कुछ भी हो, साथ में रहेंगे तो सबको मजा ही आएगा। ऐसा कहकर नितिन गाड़ी को थोड़ा सा तेज करता है और कुछ ही देर में वो लोग अभिषेक के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। देखने में फार्म हाउस काफी वीरान और डरावना सा लग रहा था, जिसे देखकर नताशा भी थोड़ी सहम जाती है और कहती है, कितनी अजीब सी जगह है, यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस पर नितिन कहता है, अरे सब अंदर होंगे ना, चलो अंदर चलकर देखते हैं। नितिन गेट खोलकर अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त अभिषेक खून से लथपथ आकर उसके सामने गिरता है। ये देख नितिन और नताशा दोनों बहुत डर जाते हैं और अभिषेक से पूछने लगते हैं, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? इतने में अभिषेक अपना दम तोड़ देता है। यह देख दोनों वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, तभी वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही वहां की लाइट भी अपने आप बंद हो जाती है। तभी बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगती है, तुम दोनों आज मारे जाओगे। ये सुन नताशा बहुत जोरों से चीखने लगती है और कहती है, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने में ही लाइट ऑन हो जाती है और नताशा के चारों तरफ नितिन के दोस्तों की हंसने की आवाजें आने लगती है। इतने में अभिषेक भी खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाई ये तो प्रैंक था, तुम तो बहुत ही डर गए। हम लोग तो खाली बैठे थे तो बोर हो रहे थे, तो सोचा तुम्हारे साथ कुछ प्रैंक प्लान कर ले। इतने में ही अर्चना आती है और कहती है, इन दोनों की शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है दोनों ने सामने से भूत देख लिया हो। इतना सुनकर नितिन कहता है, यार मजाक की हद होती है, ये अच्छा मजाक नहीं था, हम लोग सच में बहुत डर गए थे। इस पर मोहित कहता है, अच्छा ठीक है यार, माफ कर दे, चलो अब पार्टी करते हैं, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहकर सभी दोस्त वहां पास में पड़े सोफे पर बैठते हैं, जहां पर पार्टी म्यूजिक चल रहा था।
और खाने पीने का काफी सामान था और सभी लोग वहां बैठकर अपनी कॉलेज की याद ताज़ा करने लगते हैं। और धीरे धीरे उनकी हंसी मजाक वाली बातें कब डरावनी बातों में बदल जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हीं बातों के बीच मोहित कहता है, तुम लोगों को पता है छलावा एक ऐसा प्रेत आत्मा है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है और वो ऐसा करके अपने शिकार को अपने कब्जे में कर लेता है और कब उसका शिकार हो जाता है किसी को पता नहीं होता। तुम्हें छलावा के बारे में इतना कैसे पता? कहीं तुम भी तो छलावा नहीं हो? नताशा की बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। इतने में मोहित हंसने लगता है और कहता है अरे नहीं, मुझे छलावे के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने कई किताब और फिल्मों में देखी है छलावे के बारे में। सभी लोग बहुत सारी बातें करते हैं और खाना पीना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। मोहित सबको बताता है कि सभी के कमरे नीचे वाले फ्लोर पर ही है और एक दूसरे के आमने सामने है। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। सभी बहुत थक गए थे और नींद आ रही थी, इसलिए अपने रूम में जाते ही सभी लोग सो गए। रात के करीब 4 बजे अर्चना को खिड़की पर किसी के हाथ मारने की आवाज सुनाई देती है। अर्चना अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ जाती है, जहां खिड़की के बाहर तेज हवाएं चल रही थी और जैसे ही अर्चना आसपास देखती है उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और अर्चना मुड़कर वापस अपने बिस्तर की तरफ जाने लगती है। इतने में ही कोई उसका हाथ पकड़कर वापस से खिड़की की तरफ खींच लेता है और अचानक ही खिड़की खुल जाती है, जिसमें से अर्चना बाहर की तरफ गिरने वाली होती है कि तभी वो जोरों से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त मोहित उसके कमरे के अंदर आते ही अर्चना को वापस कमरे के अंदर खींचता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो इतनी रात में? मुझे बाहर किसी ने खींचा था। बाहर तो कोई भी नहीं है, चलो तुम थोड़ा फ्रेश होकर आराम से सो जाओ। अर्चना बाथरूम के अंदर जाती है और वहां वो मोहित की लाश पड़ी हुई देखती है, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देख अर्चना फिर एक बार जोरों से चीखती है और कमरे के बाहर आ जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी उसकी तरफ आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? वो मोहित को किसी ने मार दिया, लेकिन वो तो मेरे पास था, कैसे मर सकता है? अब उसकी ऐसी अजीब सी बातें सुनकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मोहित के मरने की बात सुनकर सभी एक साथ अर्चना के कमरे में जाते हैं, जहां पर कोई भी नहीं था और वॉशरूम में भी कोई लाश नहीं थी। यह देखकर अर्चना भी हैरान हो जाती है कि थोड़ी देर पहले अभी उसने मोहित को बेडरूम में और उसके बाद खून से लथपथ वॉशरूम में देखा था, तो आखिर वो कहाँ गया और यहाँ क्या हुआ अर्चना समझ पाती इससे पहले ही वहां की लाइट बंद हो जाती है। अब अर्चना अपने दोस्तों को कहती है, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके बात पर कोई जवाब नहीं देता और तभी लाइट ऑन हो जाती है। वो देखती है कि उसके दोस्त अब उसके पास नहीं है। इस पर अर्चना रोते हुए कहती है, अगर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, मैं नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर अर्चना बाहर गाड़ी की तरफ जाने लगती है और जैसे वो गेट के पास पहुंचती है, उसको अपने पीछे से उसके दोस्तों की आवाज आने लगती है। जैसे वो पलटकर देखती है, उसके सभी दोस्त वहीं सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्चना गुस्से में उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसके सभी दोस्तों के सर से खून बहने लगता है और सभी दोस्त उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं। यह देख अर्चना डर जाती है और वापस गेट की तरफ भागती है और बाहर खड़ी कार में बैठ जाती है और एक राहत की सांस लेती है कि तभी गाड़ी की तरफ भागते हुए अभिषेक भी आ जाता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। अभिषेक गाड़ी के शीशे पर हाथ मारने लगता है और अर्चना से कहता है, अर्चना गाड़ी का डोर खोलो, वो मुझे मार देगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खोलो। अभिषेक को अपने सामने देखकर अर्चना फटाफट गाड़ी का डोर खोल देती है और अभिषेक गाड़ी में बैठकर
एक लंबी सांस लेता है और कहता है, हमारे सारे दोस्त मारे गए। तुम क्या कहना चाह रहे हो? छलावा हम सबके पीछे पड़ गया था और छलावे ने मेरे सारे दोस्तों की जान ले ली है। उसने हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज करी जिससे हमें समझ ही नहीं आया कि क्या चीज असली और क्या नकली है। और एक एक करके मेरे सारे दोस्त मेरे आंखों के सामने मारे गए। मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ और हमें ये भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। हमने बहुत कोशिश करी थी, तुम्हें बहुत आवाज दी, लेकिन तुम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। तुम आखिर थी कहाँ? मैं अपने कमरे में ही थी और मैंने ही तुम लोगों को सबसे पहले बताया था कि मोहित मर गया। नहीं, तुम तो हमें मिली नहीं। दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ। तभी अर्चना गाड़ी को तेज भगाकर वहां से जाने लगती है कि रास्ते में देखते हैं कि हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। यह देखकर दोनों गाड़ी से बाहर आकर देखते हैं। जैसे ही दोनों कार के पास जाते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं और बिना एक सेकंड वहां रुके दोनों भागते हुए वापस कार में आकर बैठ जाते हैं और अपनी कार को तेज स्पीड में लेकर भाग जाते हैं। कुछ दूर आकर अर्चना कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों कैसे मर सकते हैं? असल में एक्सीडेंट वाली कार में दोनों ने नितिन और नताशा की लाश देखी, जो कि देखने से ही समझ आ रहा था कि दोनों फार्म हाउस की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब इस बात को सोचते हुए अर्चना अभिषेक से कहती है, अगर ये दोनों फार्म हाउस आने से पहले ही मारे गए तो फार्म हाउस पर कौन आया था? आखिर वो दोनों कौन थे? क्या था वो सब जिसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया? अर्चना रोते हुए कहती है। इतने में उसके साइड में बैठा अभिषेक भारी आवाज में कहता है, वो मैं था, छलावा, और छलावा से कोई नहीं बच सकता। तुम भी मेरे जाल में फंस गई हो, अब तुम्हें भी मरना होगा। यह सब सुन अर्चना पसीने से तरबतर हो जाती है और झटके से ब्रेक मार देती है और कार रुक जाती है। तभी अर्चना जल्दी से कार से बाहर आ जाती है और अब उसकी कार में कोई नहीं था। तभी अर्चना देखती है कि वो अभी भी उसी खूनी फार्म हाउस के सामने खड़ी है। यह देख अर्चना जोरों से चीखती है, नहीं! इसके पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्चना उसी फार्म हाउस के सामने थी, जहां कुछ वक्त पहले ही उसके सारे दोस्त मारे गए। और अर्चना इसी का सच जानने के लिए वापस से फार्म हाउस के अंदर जाती है और इस बार वहां घोर शांति थी। जो फार्म हाउस कुछ वक्त पहले रोशनी से चमक रहा था, अब वो एकदम वीरान पड़ा था, जैसे हजारों सालों से यहां कोई ना आया हो। तभी अचानक अर्चना को सामने की सीढ़ी से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आती है। अर्चना बिना कुछ सोचे ऊपर जाने लगती है और सामने बने एक कमरे में चली जाती है। वो कमरा भी वीरान था, उसकी खिड़कियां टूटी और कमजोर सी थी। तभी अचानक ही अर्चना की नजर जाती है उस खिड़की के बाहर, जहां वो देखती है कि उसके दोस्त जिंदा है और इसी घर के बाहर खड़े होकर घर को देख रहे हैं। अर्चना भागते हुए नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अर्चना उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? इतने में ही अभिषेक कहता है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम सब तो कब से यहीं पर बैठकर बातें कर रहे हैं। तुम ही पता नहीं कब से कहाँ गायब थी। कहाँ गई थी तुम? अरे वो सब छोड़ो, आओ बैठकर बातें करते हैं। क्या सच है वो जो मैंने पहले देखा, या फिर ये? इतने में ही नेहा अर्चना का हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठा देती है और सभी दोस्त बातें करते हैं और हंस रहे होते हैं। इतने में ही डोरबेल बजती है। तब अर्चना एकदम से डर जाती है और कहती है, डोर ओपन मत करो, इतनी रात में कौन ही आएगा? अरे अर्चना डरो मत, कोई पड़ोसी होगा, रुको मैं देख कर आता हूं। ऐसा कहकर नितिन गेट खोलता है। सामने एक कपल होते हैं, रवि और प्रिया। रवि कहता है, देखिए हमारी कार अचानक ही खराब हो गई एंड यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, तो क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? इतने में अमन एक डरावनी आवाज में कहता है, हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, हम सब भी यहाँ रुक गए हैं। क्या मतलब? इसकी तो मजाक करने की आदत है। हम दोस्त यहाँ पार्टी करने आए हैं, आओ सब एंजॉय करो।
अब सभी लोग बैठकर खाते हैं और पीते हैं, लेकिन इन सब में प्रिया देखती है कि अर्चना बहुत डरी हुई है। तो वो अर्चना से कहती है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या हुआ है? यहाँ छलावा। इतने में ही नेहा कहती है, अरे कुछ नहीं है, इसने बुरा सपना देख लिया है, तब से परेशान है। आप लोग बैठो, मैं किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अर्चना किचन की तरफ जाने लगती है। और जब वो किचन की तरफ जा रही होती है तो सामने रखे हुए एक शीशे में उसको सोफा साफ दिख रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही अर्चना के माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगा। वह वापस शीशे के पास आकर अपने दोस्तों को देखती है। सामने से देखने पर सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन शीशे में देखने पर उसके दोस्त नहीं, वहां उनकी लाश बैठी हुई दिख रही थी। सभी के सर से खून बह रहा था। किसी की आंख नहीं थी तो किसी का सर नहीं था। ये हाल देख अर्चना जोरों से चीखती है और भागते हुए रवि और प्रिया के पास आकर उनको भागने को कहती है। उठो उठो जल्दी और भागो यहाँ से, जल्दी भागो वरना वरना मारे जाओगे सब। अब ये सुन रवि और प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अर्चना के दोस्त के चेहरे अभी जो हंसते हुए थे अब अचानक ही गुस्से से भर जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये देख प्रिया वहां से भागने लगती है और रवि भी गेट की तरफ भागने लगता है। प्रिया और अर्चना तो गेट से बाहर निकल आती हैं, लेकिन रवि के बाहर आने से पहले ही गेट बंद हो जाता है और उसके बाद रवि के चीखने की आवाज आती है और गेट के बाहर खून ही खून हो जाता है। ये देख प्रिया रोने लगती है, लेकिन अर्चना उसको भागने को कहती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तब प्रिया रोते हुए अर्चना से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्तों ने मेरे पति को क्यों मारा? बोलो। वो मेरे दोस्त नहीं है, वो छलावा है जो मेरे दोस्तों का रूप लेकर अभी तक मुझे भी अपने जाल में फंसा कर रखे हुए थे। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो किसी पर भी यकीन मत करना, समझ गई? और तभी एक आवाज आती है, प्रिया कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, वो छलावा मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। भागो यहाँ से, वो छलावा हमारे ही पीछे है। नहीं, वो मेरे पति रवि हैं। ये उनकी ही आवाज है, उनको बचाने चलो मेरे साथ। ये सब झूठ है, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए छलावा कर रहा है। मत सुनो उसकी बात, भागो यहाँ से। इसके बाद प्रिया अर्चना के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद करो, ये सच में मेरे पति हैं, बचा लो उनको प्लीज। अर्चना प्रिया की बात मान लेती है और दोनों धीरे धीरे रवि की आवाज की दिशा में जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ही उन्हें रवि खून से लथपथ दिख जाता है, जो प्रिया के पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ, वो छलावा मुझे मार देता। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम है। प्रिया और अर्चना दोनों उसके साथ आगे जाने लगती हैं। तभी अर्चना देखती है कि वो वापस से उसी फार्म हाउस के पास जा रहे हैं, लेकिन रास्ता अलग है। अर्चना समझ जाती है कि ये रवि नहीं, छलावा है। तभी अर्चना पास में पड़ा एक डंडा लेती है और पूरी ताकत से रवि के सर पे दे मारती है, लेकिन उस चोट से रवि को कुछ नहीं होता। यह देख अर्चना और प्रिया दोनों रवि से दूर हो जाती हैं और समझ जाती हैं ये छलावा है और दोनों वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते दोनों जंगल से बाहर निकल आती हैं। अर्चना की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो जंगल से बाहर आते ही बेहोश हो जाती है और अचानक ही उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और अर्चना कहती है, छोड़ो मुझे, जाने दो, मत मारो मुझे, जाने दो। वहां के डॉक्टर उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, देखो तुम जंगल के रोड पे हमें बेहोश पड़ी मिली थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अर्चना अपने साथ हुआ सब कुछ बता देती है। यह सुन डॉक्टर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां का एक कंपाउंडर अर्चना से कहता है, मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वो कितना डरावना रहा होगा, अच्छा है तुम वहां से बचकर आ गई। तभी अर्चना को याद आता है कि उसके साथ तो प्रिया भी थी। वो कहती है, मेरे साथ एक लड़की और थी, प्रिया, वो कहाँ है? ठीक है वो? नहीं,
तुम वहाँ अकेली थी, तुम्हारे साथ वहाँ कोई नहीं था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना अस्पताल से अपने घर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वो अस्पताल में लगा एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें रवि और उसकी पत्नी प्रिया के मिसिंग होने की न्यूज़ थी, जो 5 साल पहले उसी जंगल में गायब हो गए थे। ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि रवि और प्रिया दोनों की आत्माओं ने अर्चना की जान बचाई है। राज एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता था। कुछ ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी बैचलर पार्टी मनाने अपने एक फार्म हाउस पर जाना चाहता था। पापा, मुझे हमारे फार्म हाउस पर जाना है। क्यों? बैचलर पार्टी करने। पर तुझे पता है ना कि तेरे दादा हमेशा वहाँ जाने से मना करते थे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि अब दादाजी इस दुनिया में नहीं है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर फिर भी बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। हो सके तो मत जाना वहाँ। ओके पापा। इंसान वही करता है जिस काम से उसे रोका जाता है, और ठीक इसीलिए राज भी फार्म हाउस पर जाने के लिए उतावला था। वो अपने 3 दोस्तों अनुपम, गगन और करण के साथ फार्म हाउस में बैचलर पार्टी करने के लिए निकल जाता है। ये कौन सा फार्म हाउस है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं? हाँ यार, इसके पहले तो इसके बारे में तेरे मुंह से कभी नहीं सुना। अरे है एक, क्या बताऊं बस। दादाजी ने सबको मना कर रखा था वहां जाने से। पर क्यों? पता नहीं। क्योंकि वहाँ भूत है। अरे पागल है क्या? अरे तुम लोग आराम से बैठो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस के बाहर उनका नौकर पप्पू बैठा था, जो उनको देखकर ऐसे हैरान हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इतने हैरान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे लगा था कि आपके घर से यहाँ कभी कोई नहीं आएगा, पर आप तो बड़े निडर निकले। इसमें निडर होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कहा मैंने। इस फार्म हाउस के पीछे क्या है? एक पुराना कब्रिस्तान, जहां अब किसी को नहीं दफनाया जाता। कब्रिस्तान? अरे यार राज, तू कैसी जगह लेकर आया है? अरे बकवास मत कर डरपोक, चल अंदर। वो लोग अंदर जाते हैं। फार्म हाउस अंदर से बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि कई दशकों से वहां कोई नहीं आया था। चारों तरफ जाले लगे थे और वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राज पप्पू से साफ सफाई करने को कहता है और साथ ही वो लोग अपनी पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। तुम लोग काम करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। राज वॉशरूम ढूंढ रहा होता है और तभी उसे किसी औरत के पायल की आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। वो आवाज उसे अपने साथ बाहर ले जा रही थी, पर तभी पप्पू उसे पीछे से आवाज देकर रोक लेता है। अरे साहब, वॉशरूम उधर है, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत चल रही हो, एक पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। चुप कर जा यार, फालतू में हमें डरा मत। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सच बोल रहा है। अब जा वॉशरूम जा। हे भगवान, जिसका डर था वही हो रहा है। हमारी रक्षा करना। राज वॉशरूम जाता है तो वहाँ भी उसे आईने में एक साया नजर आता है, पर इस बार वो बाहर आकर किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था वो लोग इसे भी मजाक समझेंगे। साफ सफाई हो चुकी थी और अब वो लोग पार्टी शुरू करते हैं। पप्पू खाना बनाने लगता है और वो लोग म्यूजिक बजाकर नाचने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर लगा एक बड़ा सा झूमर बहुत तेजी से हिलने लगता है। पहले तो उन लोगों को कोई खबर नहीं होती,
क्योंकि वो लोग नाचने में मस्त होते हैं। पर अचानक अनुपम की नजर उस झूमर पर पड़ती है। अरे ये झूमर इतनी तेजी से क्यों हिल रहा है? हवा से हिल रहा होगा यार। अबे करण, तू पागल है क्या? कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुला है, तो हवा कहां से आएगी? इसके नीचे से हटो, कहीं ये गिर ना जाए। वो चारों जैसे ही उसके नीचे से हटते हैं, तभी वो झूमर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरता है। वो सब सहम जाते हैं। पप्पू भी किचन से बाहर भागता हुआ आता है और ये देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ छोटे मालिक, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, पर यहाँ एक कलहरी डायन रहती है। वो आप लोगों को मार डालेगी। क्या? डायन? अच्छा, तो तू अभी तक जिंदा कैसे है? अरे झूमर के स्क्रूज ढीले हो गए होंगे, इसीलिए गिर गया। इसमें डायन कहाँ से आ गई? पर छोटे मालिक। पर छोड़, जा और जाकर खाना बना। राज भी थोड़ा डरा हुआ था, पर वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर पर उन सबको एक साया नजर आता है। वो सभी घबरा जाते हैं। तो तू आखिर आ ही गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह शिट, ये क्या है? क्या ये उसी डायन का साया है जिसकी बात तुम्हारा नौकर कर रहा था राज? पप्पू, पप्पू! अरे ये पप्पू कहाँ मर गया? वो लोग भागते हुए किचन में पहुंचते हैं तो किचन में कोई नहीं था और किचन की खिड़की खुली हुई थी। वो लोग समझ गए कि पप्पू भाग गया है। ये साला पप्पू तो बड़ा नमक हराम निकला, भाग गया। वो लोग उस खिड़की की तरफ जाते हैं तो वो एकदम बंद हो जाती है। अब वो सभी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते बाहर आते हैं। बाहर वो कलहरी डायन उनके सामने खड़ी थी। उसका रूप ऐसा खतरनाक था कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। काले लंबे खुले हुए बाल, बड़े बड़े दांत और नाखून और आंखों से बहता हुआ खून। हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से बस। कलहरी डायन उसका कोई जवाब नहीं देती और वो बहुत जोर से चीखती है, जिससे चारों लोग सामने की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर फार्म हाउस का कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो कलहरी डायन राज के पास आती है और उसे गले से पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसके गले में काटने ही वाली थी कि तभी अचानक फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और पप्पू एक तांत्रिक के साथ वहां खड़ा होता है। तांत्रिक बिना देर किए मंत्र पढ़कर गंगा जल उस डायन के ऊपर छिड़कता है, जिससे वो एकदम नीचे गिर पड़ती है। उसी के साथ राज भी गिरता है। तांत्रिक आगे बढ़ता हुआ आता है और कलहरी डायन को अपने वश में कर लेता है। मुझे तो लगा था तू भाग गया पप्पू। नहीं छोटे मालिक, मैंने आपके घर का नमक खाया है। मैं तो बाबा जी को बुलाने गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब यहाँ क्या हो रहा है। बता, तू इन लोगों को क्यों मारना चाहती है? इन सबको नहीं, सिर्फ इसको। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। जवाब दे डायन। आज से बहुत साल पहले इस पीछे वाले कब्रिस्तान में इसके दादा ने मुझे जिंदा दफना दिया था, और जिस औरत को यातना देकर जिंदा दफना दिया जाता है वो कलहरी डायन बनकर वापस आती है और दफनाने वाले के परिवार के हर एक सदस्य को मार डालती है। मैंने इसकी दादी को तो मार दिया था,
पर फिर उसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले गए। मैं इंतजार करती रही कि कब कोई वापस आएगा, और आज ये आ गया। मेरे दादा की गलती की सजा तुम मुझे दोगी? डायन में भावनाएं नहीं होती, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं इसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और इसकी कब्र को ढूंढकर इसके कंकाल को जला दो। ये सुनकर कलहरी डायन बहुत तेज चीखती है। अचानक मौसम बदल जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। वो लोग कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है और कलहरी डायन तांत्रिक के वश से निकल जाती है। वो सीधे कब्रिस्तान में पहुंचती है और राज को पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो उसको मारने ही वाली होती है। कि तभी राज के दोस्तों को उसका कंकाल मिल जाता है और वो उसे जला देते हैं। कंकाल के जलते ही कलहरी डायन बहुत बुरी तरह चीखती है और गायब हो जाती है। मुझे माफ कर देना। मेरे दादा ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और वहां से वापस ले जाते हैं। उनमें से कोई भी उस रात को ताउम्र नहीं भूल पाएगा। अरे बाबा, मेरी बेटी को बचाइए, ये कुछ कर लेगी। अरे ये बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता नहीं इसे क्यों बुलाया है? ये सब ढोंगी होते हैं। आलिया, अगर तुम्हारा पति मेरे और मेरे काम का यूं ही अपमान करता रहा तो तुम्हारी बच्ची कभी नहीं बच पाएगी। मेरी बेटी पर कोई भूत सवार नहीं है। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये एक दिमागी बीमारी है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। करा सको तो करा लो अपनी बेटी का इलाज। नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए। मेरे पति को माफ कर दीजिए। आलिया चुप रहो तुम। इन ढोंगियों से डरने की जरूरत नहीं है। और तू ढोंगी कहीं के, निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो बहुत मारूंगा। मनोज उस तांत्रिक को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है और फिर अपनी बेटी के बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करना शुरू करता है। मनोज एक साइकोलॉजिस्ट था और आलिया उसकी पत्नी थी। मनोज साइंस को मानने वाला इंसान था और आलिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी। पिछले कुछ महीने से जब उसकी बेटी रिया ने थोड़ा अजीब बर्ताव करना शुरू किया तो मनोज को तो समझ आ गया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का केस है, पर आलिया को ये किसी भूत का चक्कर लग रहा था। इसीलिए उसने एक माधव नाम के तांत्रिक को बुला लिया। हालांकि ये बात मनोज को पसंद नहीं आई और उसने तांत्रिक को बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। आपको तो हर चीज दिमाग की बीमारी लगती है। अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें हर चीज में भूत दिखता है। हमारी बेटी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। मनोज रिया का इलाज करता रहता है और कुछ समय बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये दिमागी बीमारियां होती हैं जो इलाज से सही हो सकती हैं। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो रिया? आज बहुत समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे काबू में है, वरना पहले तो अपने आप अजीबोगरीब थॉट्स आते रहते थे और मैं उनको रोक नहीं पाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। तू हमेशा ऐसी हंसती खेलती रहना। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी दुकान पता है। वो हलवाई बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। मैं वहीं से ले आऊंगी। ओके, ठीक है,
जैसा तुम्हें सही लगे। आलिया मिठाई लाने के लिए घर से निकल जाती है, पर इससे पहले कि दुकान पर पहुंच पाती, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे ओ देवी जी, सुनिए जरा, मैंने ये बेर खरीदे थे, पर ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। क्या आप मुझे एक खाकर बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? हाँ लाइए, अभी बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, आप आराम से ये बेर खा सकते हैं। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए। ठीक है। आलिया जाकर मिठाई खरीदती है और फिर घर आ जाती है। वो लोग उस दिन बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। तभी रात में अचानक मनोज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आलिया बैठी हुई है और फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ हाँ ठीक है। किससे बात कर रही हो इतनी रात में? किसी से नहीं, सो जाओ तुम। अरे ये किस तरह से बोल रही हो तुम? ओह सॉरी बेबी, मम्मी का कॉल आ गया था ना, मैं अभी आती हूँ। ये इसे हो क्या गया है अचानक? फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह मनोज देखता है कि आलिया ने कान में ईयरफोन्स लगाया हुआ है, तो वो कहता है, ये तुमने कान में ईयरफोन क्यों लगाया हुआ है? गाने सुन रही हो क्या? हाँ। ये कोई टाइम है गाने सुनने का? गाना सुनने का कोई टाइम नहीं होता है, अपने काम से काम रखो। तुम ठीक तो हो ना? कल रात से क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मनोज की ये बात सुनकर वो अचानक चल पड़ती है और जाकर एक चाकू उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ! आलिया एक बार फिर चाकू अपने हाथ पर मारती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम ठीक तो हो? क्या कर रही हो? मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि अपना हाथ काटने लगी। मैं काटना नहीं चाहती थी, पर क्या? पर मेरा बहुत मन हो रहा था अपना खून देखने का। रिया, तुम्हें भी अपना खून देखना है? दिखाऊं? नहीं नहीं, रुक जाओ आलिया। मनोज आलिया को रोक पाता उससे पहले ही आलिया रिया के पेट में चाकू मार देती है। मनोज ये देखकर रोने लगता है और रिया को पकड़ता है, पर आलिया हंसने लगती है। क्यों बे मनोज, क्या लगता है मुझे कोई दिमागी बीमारी हुई है या कोई भूत चढ़ा है? आलिया, तुम पागल हो गई हो। हटो सामने से। मुझे रिया को डॉक्टर के पास ले जाने दो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी! चुप, तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। आलिया प्लीज स्टॉप इट। तेरी पत्नी मेरे वश में है। ये तेरी पत्नी के जरिए मैं बोल रहा हूँ। कौन? वही जिसे तूने ढोंगी बोला था। क्या हुआ, याद नहीं आया? अभी रुक। ये बोलकर आलिया जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने माधव खड़ा होता है, वही तांत्रिक जो रिया पर से भूत उतार रहा था। क्या कहा था तूने मनोज कि अगर मैंने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो बहुत मारेगा? आजा। और साले तूने क्या किया है मेरी पत्नी के साथ? मैं भला क्या कर सकता हूँ, मैं तो ढोंगी हूँ ना। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने आगे बढ़ता है, पर माधव आलिया से मनोज को रोकने को कहता है, तो आलिया आकर मनोज को पकड़ लेती है। आलिया मुझे छोड़ो, तुम इसकी बातें क्यों मान रही हो? होश में आओ। रिया को देखो, उसका खून निकल रहा है, वो मर जाएगी। आलिया, मनोज को मारो। आलिया मनोज को मारने लगती है,
मनोज बचने की कोशिश करता है, पर वो उसे बुरी तरह से पीटती रहती है। ये वशीकरण है, तुम इससे नहीं बच सकते मनोज। तुमने मुझे ढोंगी कहा था ना, अब देखो मैं कितना पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। मैंने मान लिया, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची की जान बचा लो, वरना वो मर जाएगी। जाओ, रिया के घाव में हाथ डालकर उसे फाड़ दो। नहीं! आलिया जाती है और रिया के घाव में दोनों हाथों की उंगलियां डालकर उसे चीर देती है, जिससे रिया बुरी तरह तड़पती है और उसकी मौत हो जाती है। मनोज अपने आप को रोक नहीं पाता और आलिया को मारने लगता है। तांत्रिक कुछ नहीं बोलता, इसीलिए आलिया मार खाती रहती है। अरे बस करो मनोज, इतना ही गुस्सा आ रहा है अपनी पत्नी पर तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल किए देता हूँ। आलिया, जाओ, छत से कूद जाओ। रुक जा साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मनोज आलिया को छोड़कर माधव की तरफ भागता है और आलिया छत की तरफ चल पड़ती है। रुको आलिया, पहले अपने पति की जान लो, उसके बाद फिर खुद को मार लेना। आलिया वापस आने लगती है, पर तब तक मनोज माधव का गला पकड़ लेता है। आलिया पीछे से आती है और मनोज को चाकू मार देती है, पर मनोज माधव का गला नहीं छोड़ता। आलिया लगातार मनोज की पीठ पर वार करती रहती है, जिससे मनोज मर जाता है, पर तब तक वो माधव की जान भी ले लेता है। माधव के मरते ही वशीकरण टूट जाता है, पर जब आलिया अपने आसपास का नजारा देखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मनोज! रिया! होश में आने के बावजूद आलिया अपना गला काट लेती है और इस तरह एक परिवार एक सनकी तांत्रिक के घमंड और बदले के चलते बेमौत मारा जाता है। 5 महीने की प्रेग्नेंट छाया आज बहुत खुश थी, बल्कि उसके पूरे परिवार में सब खुश थे, क्योंकि पहले सोनोग्राफी में छाया और उसका बेबी दोनों ही हेल्दी थे। जॉइंट फैमिली थी छाया की। पति अतुल के अलावा सास ससुर, चाची चाचा, उनके बच्चे सब साथ ही रहते थे और सब छाया की प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा खुश थे। प्रेगनेंसी के बाद से ही चाची रोज रात को अपने हाथ से बना केसर दूध छाया को पिलाती और उसके पेट को सहलाकर आशीर्वाद देती। कुछ दिनों बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला था और छाया की मां ने छाया को फोन पर सावधानी बरतने को कहा। छाया बेटा, सूर्य ग्रहण के वक्त गलती से भी घर से बाहर नहीं निकलना, ना ही ग्रहण की परछाई तेरे ऊपर पड़नी चाहिए, क्योंकि ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बुरी होती है। इसमें जादू टोने और बहुत बुरी शक्तियाँ समाहित होती है। भगवान न करे कोई अपशकुन हो जाए। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सूर्य ग्रहण के दिन सुबह सुबह जैसे ही ग्रहण लगा, छाया की चाची उसके कमरे में आई और उसके पेट पर कोई लेप लगाते हुए बोली कि ये बच्चे की हिफाजत के लिए है। लेप लगाने के बाद उन्होंने छाया के पेट पर एक काला धागा बांध दिया और साथ ही कुछ बुदबुदा कर फूंक मारकर चली गईं। छाया का 6वां महीना लग गया और छाया अपनी सास और पति अतुल के साथ डॉक्टर के पास गई। सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी सी फिक्र नजर आ रही थी। छाया की सास ने पूछा, क्या बात है डॉक्टरनी जी, सब ठीक तो है ना? हमारी बहू और हमारा आने वाला बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा कि पहले सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगी। परेशान सी सास ने अतुल से कहा, बेटा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आखिर डॉक्टरनी ने क्यों कहा कि पहले सोनोग्राफी होगी? फिर वो कुछ कहेंगे, कहीं कुछ बात तो नहीं? अरे माँ, तुम भी ना क्या परेशान हो रही हो? अरे होगी कोई छोटी मोटी बात। अरे वैसे भी सोनोग्राफी तो करवाना ही था, तो चलो करवा लेते हैं, इसमें क्या टेंशन की बात है? छाया अपने सास और पति के साथ सोनोग्राफी के लिए चली गई। सोनोग्राफी के वक्त उसने पूछा, सब ठीक है ना? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बच्चा? तुम
प्रेग्नेंट हो? जी, ये मेरे डॉक्टर के पेपर हैं। मेरी 6ठे महीने की प्रेगनेंसी है। लेकिन तुम्हारी सोनोग्राफी में बच्चे जैसा तो कुछ नहीं है। इससे पहले तुमने कहाँ सोनोग्राफी करवाया था? छाया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कह पाती या सुन पाती। वो बिना कुछ बोले केबिन से लगभग भागती हुई निकल गई। छाया, छाया क्या हुआ? कहाँ कहाँ भाग रही हो? वो डॉक्टर कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अतुल सीधा सोनोग्राफी वाले रूम में चला गया जहां डॉक्टर छाया की रिपोर्ट बना रहे थे और उसने पूछा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी इस तरह भागते हुए क्यों गई? यहाँ सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अतुल के हाथ में रिपोर्ट देते हुए कहा, जाके अपनी डॉक्टर से बात करो। अतुल चुपचाप केबिन से बाहर निकला और छाया और अपनी मां को लेकर सीधा छाया की डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने जैसे ही वो रिपोर्ट देखी, डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सास ने जब पूछा कि क्या बात है, तब डॉक्टर ने बताया कि छाया तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, मतलब उस रिपोर्ट में बच्चा कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रहा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि छाया के पहले सोनोग्राफी के रिपोर्ट में बच्चा हेल्दी था और साफ दिख रहा था, तो 6 महीने का बच्चा कहां जा सकता था। ये सब सुनकर छाया की रो रोकर हालत खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि हमें कुछ टेस्ट करवाना होगा और अगर टेस्ट से कुछ नहीं होता तो हमें अबॉर्शन करवाना होगा। वो लोग जैसे ही घर आए सब पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या। अतुल ने सारी बातें विस्तार से बताईं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हुआ। घर पर छाया की चचेरी ननद आई हुई थी। उसने जब ये सुना तो वो छाया के गले लगकर रोती हुई बोली, फिक्र मत करो छाया, मेरा देखो, मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं। मुझे अब तक माँ बनने का सुख नहीं मिला है। इतना कहकर वो तिरछी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखने लगी और उसकी माँ धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। उसी रात छाया को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है और उसे तेज दर्द हो रहा है। छाया दर्द से छटपटा रही थी और अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उसके बगल में कोई औरत खड़ी है, जिसके लंबे लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ है और उसने काला लिबास पहन रखा है और वो छाया के पेट पर हाथ फेरते हुए कुछ बड़बड़ा रही है। छाया अपने बगल में लेटे हुए अतुल को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और धीरे धीरे करके छाया बेहोश हो गई। अगली सुबह जब छाया की आंख खुली तो उसने देखा कि घर में थोड़ी सी खुशहाली का माहौल लग रहा था। छाया ने जब पूछा तो पता चला कि उसकी चचेरी ननद, जो 10 सालों से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, वो प्रेग्नेंट हुई है और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छाया को अपनी ननद के लिए बड़ी खुशी हुई। उसी दिन छाया की मां और उसके पापा उससे मिलने आए और छाया अपनी मां से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। तभी छाया की चाची सास ने छाया की मां को मिठाई दी और अपनी बेटी के प्रेगनेंसी की खबर सुनाई। छाया की मां ये सुनकर सोच में पड़ गई और चाची के जाने के बाद छाया की मां ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा, जब से तू प्रेग्नेंट हुई है तब से क्या क्या हुआ है, मुझे सब कुछ बता। क्योंकि उसकी मां के दिमाग में यही घूम रहा था कि जो लड़की शादी के 10 साल बाद तक गर्भवती नहीं हुई, छाया के बच्चे के गायब होने के 1 दिन बाद वो कैसे गर्भवती हो सकती है। छाया ने सारी बातें बताईं। छाया की मां के दिमाग में ग्रहण के दिन चाची की हरकत अटक गई। छाया की मां ने उसकी सास से बात की। समधन जी, मेरी मानिए तो डॉक्टर तो ठीक है, एक बार और ओझा तांत्रिक से भी मदद लेनी चाहिए। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। हम छाया को हमारे गुरुजी के पास ले जाते हैं। लेकिन छाया की सास और उसके पति अतुल दोनों ने ही इस बात का विरोध किया। लेकिन छाया ने अपना बच्चा खोया था और वो हर वो चीज करने को तैयार थी जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। छाया ने चुपके से रात में अपनी माँ को फोन किया और बोली, माँ, आप गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। बेटा, गुरुजी हमारे घर की सारी चीजें करते हैं, एक बार मेरी मान तो तू, उनसे मिल ले। छाया ने घड़ी में समय देखा तो रात के 10 बज रहे थे।
छाया बोली, माँ मैं अभी आ रही हूँ। मैं आधे घंटे में आपसे गुरुजी के आश्रम के बाहर मिलती हूँ। आप ही वहीं आइए। अकेली रात में छाया चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गई। छाया की माँ ने पहले ही गुरुजी से बात कर ली थी और जल्द ही छाया और उसकी माँ को गुरुजी के कक्ष में पहुंचा दिया गया, जहां छाया को देखते ही गुरुजी बोले, अपशगुन, इस लड़की के गर्भ पर अपशगुन का फेरा है जो तंत्र के माध्यम से होता है। ये सुनकर छाया हाथ जोड़कर बोली, कुछ कीजिए गुरुजी, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। कल मेरा अबॉर्शन करवाने वाले हैं। तू चिंता मत कर। उसके बाद गुरुजी ने एक छोटी सी पोटली छाया के हाथों में पकड़ा दी और बोले, इसे ले जा और कल सुबह इसे उस लड़की को खिला देना जो गर्भवती हुई है। उसके बाद मैं आकर सब संभाल लूंगा। छाया चुपचाप वो पोटली लेकर आई और अगली सुबह सबके नाश्ते के साथ अपनी चचेरी ननद के लिए खासकर केसर का दूध बनाकर उसमें गुरुजी की दी हुई पोटली से चूर्ण मिलाकर बोली, दीदी ये केसर दूध आपके लिए। कहते हैं केसर का दूध पीने से बच्चा गोरा चिट्टा होता है। उसकी ननद ने वो दूध पी लिया। उसने जैसे ही उस दूध को पिया वो चिल्लाने चीखने लगी और अपनी माँ से बोली, माँ कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। इस छाया ने मुझे दूध में मिलाकर कुछ पिलाया है। ये जलती है मुझसे, मेरी प्रेगनेंसी से जलती है। छाया की चाची सास उसके बाल पकड़कर पूछने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। तभी छाया की माँ गुरुजी को लेकर उसके घर में दाखिल हुई और गुरुजी मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर कुछ छिड़कने लगी। छाया की चचेरी ननद बेहोश होकर गिर गई और उसके पूरे शरीर से सफेद धुआं सा निकलने लगा और वो धुआं निकलकर छाया के भीतर समाने लगा और कुछ ही देर बाद वो पूरा धुआं छाया के भीतर समा गया और वहां सब कुछ शांत हो गया। किसी के समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या। गुरुजी ने अतुल से कहा, ले जा अपनी पत्नी को और फिर से डॉक्टर की जांच करवा। अतुल बिना कुछ बोले छाया को लेकर गया और तकरीबन 1 घंटे बाद जब अतुल आया तो वो हैरानी से बोला, छाया प्रेग्नेंट है, 6 मंथ का बेबी है और बेबी बिल्कुल हेल्दी है। ये सब सुनकर सब हैरान रह गए और छाया की चाची सास इधर उधर नजरें छुपाने लगी और छाया की सास बोली, ये सब क्या था? गुरुजी बोले, ये सब कुछ अपशगुन तंत्र था जो तेरी इस जेठानी ने किया था। सगी बेटी मां नहीं बन पा रही थी, इसने तंत्र की मदद से तेरी बहू का कोख चुराकर अपनी बेटी के भीतर डाल दिया, जिससे तेरी 6 महीने की गर्भवती बहू के गर्भ से बच्चा गायब हो गया और उसकी बेटी गर्भवती हो गई। ये सब सुनकर सब नफरत से चाची की तरफ देखने लगे